हेलो बच्चों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल स्मिता क्लासेस में। एंड एज यू नो कि हम लोग स्टैंडर्ड 7 की साइंस बुक पढ़ रहे थे। साइंस बुक के हम लोग सेकेंड चैप्टर को कर रहे थे जो कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है। उसका हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर दिया है। आज हम उसके पार्ट 3 को करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग टीथ के बारे में पढ़े थे, अब पार्ट 3 में आगे पढ़ेंगे। व्हेन वी च्यू चपाती, और ये जो बुक है, ये बुक जो है, ये बुक है फ्यूचर किड्स साइंस बुक है, स्टैंडर्ड 7 की बुक है ये। और हम लोग पढ़ेंगे अभी सेकेंड चैप्टर। व्हेन वी च्यू चपाती और ब्रेड वी फील स्वीट टेस्ट in mouth. It is because starch in food is broken down into simpler form, glucose by saliva, giving a sweet taste. We produce about 1 to 7 liters of saliva every day. Toothache and gum disease. If you don't brush your teeth regularly, a yellow sticky substance called plaque is deposited on the teeth, which initially causes toothache. Bacteria break down the sugars present in the food and release acids which gradually damage the teeth. This is called tooth decay. Over a long period of time, the tooth may become loose and may even fall out. Brushing teeth regularly to remove bacteria from your teeth can help prevent tooth decay and gum disease. A dental floss is a special strong thread which is moved between two teeth to remove trapped food particles. ठीक है। जब भी हम लोग ब्रेड या चपाती को चबाते हैं तो हमें कैसा लगता है कि मुंह में थोड़ा स्वीटनेस फील होता है ना, मीठा मीठा सा फील होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो है हमारे जो है उन खानों में स्टार्च रहता है थोड़ा सा। तो जब हम उसे चबाते हैं तो वो स्टार्च टूट टूट के सिंपल सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। कौन सा सिंपल सब्सटेंस? तो वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। इसके कारण एक स्वीट टेस्ट आता है। ठीक है। अब हमारे मुंह में आप जानते हैं एक लिक्विड हमारे मुंह में निकलता रहता है जिसे हम सलाइवा कहते हैं। तो हर दिन 1 से 7 लीटर का सलाइवा प्रोड्यूस होता है। अगर आप अपने टीथ को रेगुलरली, अगर हम ब्रश नहीं करें, हर रोज़ सुबह ब्रश नहीं करें, रात में भी ब्रश ना करें, तो क्या होता है कि धीरे धीरे एक येलो सब्सटेंस टीथ के ऊपर जमा होने लगता है। हमारा टीथ येलो दिखने लगता है। वो पूरा चिपका चिपका सब्सटेंस होता है, दांतों से पूरा चिपक चिपक के रहता है, जैसे कि हम लोग प्लेक बोलते हैं। ठीक है। तो उससे क्या होता है, शुरुआती दौर में वह दांतों में दर्द करेगा, टूथ एक होगा, हमें येलो प्लेक पूरा जमा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी मुंह में जो बैक्टीरिया रहता है वह हमारे दांतों में फंसे हुए खाने के साथ जो है, खाने में जो शुगर रहता है, चीनी तत्व जो होता है हमारे मुंह के खाने में, उसमें बैक्टीरिया रिएक्शन करता है और एक तरह का एसिड छोड़ता है। वो एसिड हमारे दांतों को खराब कर देता है। और जब हमारे दांत खराब के सड़ने लगते हैं तो वो क्या कहलाता है? टूथ डिके कहलाता है। और लंबे समय तक जो है ऐसे दांत सड़ते जाएंगे और लास्ट के वह गिर जाएंगे। ठीक है। और गिर भी सकते हैं, लूज़ हो जाएंगे, गम्स के पास, मसूड़ों के पास से वो लूज़ हो जाएंगे और गिर भी सकते हैं। तो जो है दांतों को रेगुलरली अच्छे से ब्रश करना चाहिए ताकि बैक्टीरिया निकल जाए, दांतों से बैक्टीरिया हट जाए। हाँ। और हमारे वो दांतों के ब्रश करने से फूड प्रैक्टिकल नहीं रहेगा मुंह में, तो बैक्टीरिया रिएक्शन नहीं करेगा उनके साथ, उसके शुगर के साथ। तो इस तरह हम लोग के दांत नहीं सड़ेंगे और हमारे मसूड़ों का भी बीमारी नहीं होगा, गम डिजीज भी नहीं होगा। अब एक स्पेशल तरह का धागा दिया जाता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसको दांतों के बीच ऐसे से घुमाते हैं तो दांतों के बीच के फंसे हुए खाने निकल जाते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेंटल फ्लॉस कहते हैं। तो हम डेंटल फ्लॉस कहते हैं। ठीक है। अब टंग के बारे में पढ़ेंगे। The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back of the floor of buccal cavity. It is free at the front and can be moved in all possible directions, and it helps us in speaking, moving food around our mouth while we chew, mixing the saliva with food, pushing and swallowing the food inside the food pipe. It has taste buds which allow us to know the taste of the food we eat. Our tongue can distinguish 4 types of taste: salty, sweet, sour and bitter. ठीक है। हमारा जो जीभ है, टंग जो है, वो क्या है? वो मांस का बना हुआ मस्कुलर ऑर्गन है ना, फ्लैशी है और मसल्स का बना हुआ एक ऑर्गन है। हमारे मुंह का जो अंदर का हिस्सा है, जो उसमें जो पीछे का पार्ट है, बक्कल कैविटी का पीछे का पार्ट है, मुंह का बक्कल कैविटी, मुंह को कहेंगे अंदर का, अंदर वाला एरिया पूरा बक्कल कैविटी कहलाएगा। उसमें जो पीछे का पार्ट है वहाँ से वह जुड़ा हुआ रहता है टंग में, और वहाँ से वह जुड़ा रहता है, पर सामने साइड में वो फ्री रहता है। हम उसको ऊपर नीचे सब डायरेक्शन में ऑलमोस्ट घुमा पाते हैं इधर उधर, और
जो हम लोग जीभ को इधर उधर घुमा पाते हैं, इसीलिए हम लोग आसानी से बातें कर सकते हैं, खाने को भी हिला हिला के इधर उधर ले जा सकते हैं, और खाने को निगल के अपने फूड पाइप में भी भेज सकते हैं, स्वैलो भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप देखेंगे आपकी बुक में डायग्राम बनाएंगे, टंग का टेस्ट बर्ड्स होता है, टंग के ऊपर कुछ कुछ स्पेशल एरिया में हम किसी चीज़ को टेस्ट कर पाते हैं। ठीक है, टेस्ट बर्ड्स होता है, कहीं पे खाना हमें कड़वा लगेगा, कोई खाना खट्टा, कोई नमकीन, कोई मीठा। ठीक है, तो वो टेस्ट बर्ड्स छोटे छोटे रहते हैं हमारे जीभ के ऊपर, जिसके कारण हम लोग फूड को टेस्ट कर पाते हैं। ठीक है, और 4 तरह के अलग अलग टेस्ट में हम लोग अंतर कर पाते हैं। सलाइवा जो है, saliva is the clear liquid secreted by salivary glands inside our mouth. It is made up of water and other chemicals. Saliva helps to keep the mouth moist and starts to break down food even before it reaches our stomach. It breaks down the starch in the food to sugar. Esophagus. Esophagus is a tube which runs from the back of the throat down the chest and opens into the stomach. When the food has been swallowed, it moves down the esophagus through the progressive wave of contraction and relaxation of muscles in its wall to reach the stomach. Such a movement of muscles is called peristalsis. The food moves in the entire alimentary canal by peristalsis. Sometimes the food is not accepted by our stomach and is vomited out. The windpipe runs along the food pipe. It carries air from the nostrils to the lungs. If by chance food enters the windpipe, we feel choked or get hiccups. It lasts only for a few minutes. The common remedy is drinking a glass of cold water. अब हम लोग सलाइवा की बात करें, इसे लार भी कहते हैं। तो सलाइवा जो है एक तरह का पूरा क्लियर लिक्विड होता है, उसमें कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल नहीं रहते, वो पूरा क्लियर लिक्विड होता है। हमारे मुंह के भीतर सलाइवरी ग्लैंड्स है, उसी से वह निकलता है। ठीक है, हमारे मुंह में उसमें पानी रहता है मेनली, और कुछ केमिकल्स भी रहते हैं। वो क्या करता है, हमारे मुंह को मॉइस्ट रखता है, हमारे मुंह को ड्राई नहीं होने देता है। ठीक है, और हम लोग कोई खाना खाए, हमारा खाना स्टमक तक पहुंचा ही नहीं है, उसके पहले ही सलाइवा मदद करता है उस खाना को तोड़ने में। ठीक है, उसको तोड़ने में मदद करता है, और वह जो है खाने में जो स्टार्च होता है, जो भी खाना हम खा रहे हैं उसमें जो स्टार्च होता है उसको तोड़ तोड़ के शुगर में चेंज करता है। ठीक है, शुगर में चेंज करता है। अब हम लोग बात करेंगे फूड पाइप की या ईसोफेगस की। वो एक ट्यूब है जो कि हमारे गर्दन से लेके हमारे जो यहाँ है, हमारा कंठ जो है, थ्रोट है, थ्रोट के पीछे से वो जुड़ा हुआ है फूड पाइप, वहाँ से निकल के चेस्ट के मिडिल से होते हुए जाते हुए वो हमारे स्टमक में जाता है। जब हम लोग खाने को निगलते हैं चबाने के बाद, तो वह उसी ईसोफेगस के थ्रू जाता है। अब कैसे वह नीचे जाएगा, ईसोफेगस जो है वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, सिकुड़ रहा है और रिलैक्स कर रहा है, ऐसे कर करके जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो के वो खाने को फूड पाइप के थ्रू स्टमक तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये जो ईसोफेगस ट्यूब के मसल्स का जो मूवमेंट है, ट्यूब का मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है, इस मूवमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। इस तरह जो है पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारे यहाँ से लेके पूरा लास्ट एनस तक एलिमेंट्री कैनाल है, उस पूरे में फूड इसी तरीके से आगे बढ़ता है और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की मदद से ही आगे बढ़ता है। ठीक है, कई बार होता है कि फूड जो है हमारे स्टमक एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, स्टमक नहीं लेना चाहता है उस खाने को। ठीक है, और वह जो है वॉमिट आउट कर जाता है, वो वापस ईसोफेगस के मुंह से बाहर आ जाता है जब स्टमक वो खाना नहीं लेना चाहता है। ठीक है, फूड पाइप की साइड भी हमारा विंड पाइप भी होता है, हवा की नली भी होती है। ठीक है, उससे हमारे नाक के जो नॉस्ट्रिल्स है उससे हवा हमारे लंग्स तक जाती है। कई बार क्या होता है कि खाते समय जो है गलती से जब हम लोग खाते समय बातें कर रहे हैं या हड़बड़ा के खा रहे हैं, तो खाना हमारे विंड पाइप में चला जाता है, हवा की नली में चली जाती है, और हम खांसने लगते हैं, हमें हिचकियाँ होने लगती है, कब्ज होने लगता है। तो कुछ मिनट तक वैसा होता रहेगा। उसमें सबसे अच्छा तरीका क्या है, ठंडे पानी का एक गिलास पी लेंगे तो खाना आसानी से नीचे चला जाएगा। ठीक है, हम लोग का जो स्टमक है, स्टमक में 40 मिलियन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। कितने हैं, 40 मिलियन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, मतलब जो डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करते हैं। ठीक है, डाइजेशन के समय जो है मिनरल्स और विटामिन्स चेंज नहीं होते हैं,
देखिए, जो भी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स है वो सब अलग फॉर्म में चेंज होके ताकि फिर एनर्जी में बदल के हमारी बॉडी उनको लेता है। पर जो मिनरल्स और विटामिन है वो चेंज नहीं होते हैं, उन्हें डायरेक्ट हमारा सेल्स ऐसे अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। और हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन या ग्लैंड कौन सा है, तो वो लीवर होता है हमारे बॉडी का, जो कि 16 kg का होता है। 16 kg का है कि एडल्ट पर्सन के बारे में बता, वो 16 kg का होता है। The stomach. The stomach is a thick-walled muscular bag with a lining that contains digestive glands. These glands produce three important secretions in the inner lining of stomach. Mucus. It protects the walls of the stomach from attack by acid stomach. Gastric juices. Digestive juices containing pepsin. They help in breakdown of the proteins into simpler substances. Hydrochloric acid. The acid kills many bacteria that enter along with the food and provide the acidic conditions needed for the action of digestive juices. The muscle of the stomach mix the food with digestive juices. The food thus gets partly digested. It moves into small intestine for further digestion. अब हम लोग स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। इसोफेगस के बारे में हमने पढ़ा, अब स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। स्टमक जो है क्या है, वह बहुत ही मोटा मसल्स का बना हुआ एक बैग होता है और उसके भीतर एक लेयर होता है, एक लाइनिंग होता है किसका, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का। ऐसे कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करेंगे। ठीक है, और वो सेक्रेट करते हैं कहाँ, स्टमक के भीतर की तरफ करेंगे, इनर लाइनिंग में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट सेक्रेशंस देंगे। अब जो है एक है ये जो ग्लैंड्स हैं जो कि स्टमक के भीतरी पार्ट में होते हैं, वो 3 इम्पॉर्टेंट सेक्रेशन देते हैं, 3 इम्पॉर्टेंट जूसेस स्टमक में छोड़ते हैं। उन्हें पहला क्या है, म्यूकस है। वो एक तरह का म्यूकस छोड़ते हैं स्टमक के भीतर, जो कि स्टमक के भीतर की दीवारों को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। किन से, बाई एसिडिक स्टमक गैस्ट्रिक जूसेस। क्या है कि देखिए, पेट में हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और जो है उससे जो है एक तरह का एसिड जूसेस भी निकलता है। तो उन एसिड जूसेस से जो है स्टमक की दीवारें ख़राब हो सकती हैं अगर ज़्यादा निकलेगा। जब लोग देर तक खाना नहीं खाते तो वो जूसेस ज़्यादा निकलती हैं, उसमें कहीं पेट का लाइनिंग ख़राब नहीं हो जाए, उनको बचाने के लिए ये ग्लैंड्स क्या छोड़ते हैं, म्यूकस छोड़ते हैं। ठीक है, इसी तरह ग्लैंड्स और एक क्या छोड़ते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ते हैं, जिसे पेप्सिन कहते हैं। ठीक है, वो पेप्सिन क्या करेगा, जब हम प्रोटीन वाला कुछ खाना खाते हैं, जैसे कि एग्स खाएंगे, एग वाइट, तो वो प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज करता है। छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में वो डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से चेंज हो जाते हैं। अब है ये ग्लैंड और एक एसिड छोड़ता है, वह क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो क्या है कि देखिए, कई बार हम लोग खाना रोड साइड से खा लेते हैं या कई बार हाथ ठीक तरीके से धो नहीं पाते तो खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, वो खाने के थ्रू बैक्टीरिया हमारे पेट में चला जाता है। तो बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारा पेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ता है। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड से उसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है जो कि इन बैक्टीरिया को मार देता है। ठीक है, और साथ ही साथ थोड़े से एसिड का ज़रूरत भी होता है स्टमक में, ताकि खाना आसानी से डाइजेस्ट हो सके। ठीक है, ताकि उसमें डाइजेस्टिव जूसेस काम कर सके और खाना आसानी से डाइजेस्ट हो सके। इसलिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी जो है स्टमक का ग्लैंड्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब जो स्टमक का मसल्स होता है वो खाने को डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्स कर देता है। ठीक है, इस तरह जो है खाना पार्टली डाइजेस्ट हो जाता है। जो स्टमक का ग्लैंड है वो डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज़ करता है। ठीक है, और वो डाइजेस्टिव जूसेस जो है मसल्स ऑफ स्टमक का जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर करके खाने के साथ वो डाइजेस्टिव जूसेस को मिला देता है। इस तरह फूड आधा से ज़्यादा वहाँ पे डाइजेस्ट हो सकता है। फिर वहाँ से आगे वह कहाँ जाता है, वह स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है आगे डाइजेस्ट होने के लिए। The small intestine, digestion. The digestion of food completes in the small intestine. The small intestine of an adult person is about 7.5 meters long. It receives secretions from the liver and pancreas. Besides its wall also secretes juices. The liver is a reddish brown, largest gland in the body, situated in the upper part of abdomen on the right side. It secretes bile juice which is stored in the gallbladder.
Fats are more difficult to digest than proteins and carbohydrates. This is because they are not soluble in water. Bile helps to break down fats into tiny droplets that can be further digested. Pancreas, a large cream-colored gland present just below the stomach, secretes pancreatic juices and helps to digest carbohydrates, fats, and proteins into simpler forms. The partly digested food reaches the lower part of small intestine, where intestinal juice secreted by small intestine completes the digestion of all the components of food. The carbohydrates gets broken down into simpler sugars, proteins into amino acids, and fats into fatty acids and glycerol. अब क्या है कि इसोफेगस से होकर खाना स्टमक में पहुंचा, स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सब उस पर एक्शन किए, वहाँ पे रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन हुआ स्टमक मसल का, वहाँ पे फूड पार्टली डाइजेस्ट हो गया और बाकी फूड कहाँ आ गया, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच गया है। ठीक है, यहीं पे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एक बड़े आदमी का कितना लंबा होता है, 7.5 मीटर लंबा होता है। ठीक है, उसमें जो है उसमें कुछ कुछ डाइजेस्टिव जूसेस और आते हैं। कहाँ से आते हैं? लिवर से और पैंक्रियास से आते हैं। साथ ही साथ स्मॉल इंटेस्टाइन की अपनी जो दीवारें होती हैं वह भी डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करता है। ठीक है, लिवर जो है हमारे बॉडी में आप देखेंगे, लिवर जो है वह एक रेडिश ब्राउन कलर का सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारे बॉडी में। हमने बताया 16 kg है एडल्ट के बॉडी में, तो रेडिश ब्राउन कलर है, सबसे बड़ा ग्लैंड है बॉडी में। और जो है हमारे एब्डोमेन के ऊपर साइड में, हमारा एब्डोमेन कहाँ है? पेट के नीचे वाले एरिया में हमारा एब्डोमेन है। तो एब्डोमेन के ऊपर साइड में जो है अपर पार्ट राइट साइड में लिवर रहता है। ठीक है, लिवर से जो है एक तरह का जूस निकलता है, जैसे बाइल जूस कहते हैं, जो कि जाके गॉल ब्लैडर में जमा होता है। ठीक है, वहाँ से जो है अब हम लोग मान लीजिए कुछ फैटी फूड खा रहे हैं, कुछ ऑयली फूड खा रहे हैं, तो फैट को ब्रेक करना और भी मुश्किल होता है। प्रोटीन्स को तो थोड़ा बहुत ब्रेक कर भी लेता है बॉडी। ठीक है, स्टमक में थोड़ा बहुत ब्रेक हो जाता है, पर फैट्स को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा आसानी से ब्रेक हो जाता है। क्यों फ़ैट को ब्रेक करना मुश्किल होता है? क्योंकि फ़ैट पानी में सॉल्युबल होता ही नहीं है। हम लोग कितने भी पानी पी ले, फ़ैट सॉल्युबल हो नहीं पाता है। ठीक है, तो ये जो लिवर से जो जूस निकला, बाइल जूस, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड है, वो मदद करता है कि फ़ैट्स को वो छोटे छोटे ड्रॉप्स में चेंज कर दे, टाइनी ड्रॉप्स में चेंज कर दे, ताकि वो आगे, ताकि हमारा बॉडी उसे डाइजेस्ट कर पाए। अब आप देखेंगे आपके डायग्राम में दिया है कि आपके स्टमक के नीचे जो है एक क्रीम कलर का ऑर्गन है, जिसे कि हम पैंक्रियास कहते हैं। एक बहुत ही बड़ा सा क्रीम कलर का ग्लैंड रहता है जस्ट स्टमक के नीचे, वहाँ से भी जूसेस निकलती है, पैंक्रियाटिक जूसेस निकलती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कराती है, फैट्स और प्रोटीन्स को सिंपल फॉर्म में चेंज कर देती है। ठीक है, देखिए इसलिए बहुत लोग को जिनको कि डायबिटीज़ हो जाता है, उनका वो पैंक्रियास अच्छे से काम नहीं होता है, तो जिनका कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण शुगर में एक्सेस कार्बोहाइड्रेट रह जाता है। ठीक है, तो जो अब जो है ये पैंक्रियाटिक जूसेस जो है वो भी मदद करती है डाइजेशन में। अब जो है स्टमक से तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में फूड आ चुका है, पार्टली डाइजेस्टेड फूड, वहाँ से फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में जाता है, जहाँ पे कि इंटेस्टाइनल जूसेस भी निकलती हैं, इंटेस्टाइन्स का जूस भी निकलता है। ठीक है, और तब जाके पूरी तरह से फूड डाइजेस्ट हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है फूड के सारे कंपोनेंट्स का, चाहे प्रोटीन हो, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट्स हो, उसका कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट टूट जाते हैं सिंपल शुगर्स में, प्रोटीन टूट जाते हैं एमिनो एसिड में, और फैट्स टूट जाते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। डाइजेस्टेड फूड टुगेदर विद सम विटामिन्स एंड मिनरल्स is absorbed by the walls of the small intestine and then transferred into the bloodstream. This process is called absorption. The small intestine is the longest part of the alimentary canal. The inner surface of small intestine contains a large number of finger-like projections called villi. These tiny projections on its inner walls further increase their surface area for absorption. Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. The surface of villi absorbs the digested food material.
The absorbed substances are transported to different organs of the body by the blood when they are used to build complex substances like proteins required by the body and give energy. This process is called assimilation. Glucose is broken down in the cell with the help of oxygen into carbon dioxide and water to provide energy. ठीक है, अब हम लोग तो यहाँ तक तो पढ़ लिए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन एंड एसिमुलेशन, कि बॉडी जो है डाइजेस्टेड पोषक तत्व को कैसे अब्जॉर्ब कर रहा है और एसिमुलेट कैसे कर रहा है, अपने साथ मिला कैसे रहा है। ठीक है, जो भी डाइजेस्टेड खाना है, खाना जो हजम हुआ है, उसके साथ विटामिन और मिनरल भी है, तो हमने पहले भी पढ़ा, उनको ऐसे डाइजेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी डाइजेस्टेड खाना है और विटामिन और मिनरल है, वह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवारें हैं वो उनको वहीं से अब्जॉर्ब कर लेती हैं, उनके पोषक तत्वों को, और उनको ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देती हैं, ब्लड में छोड़ देती हैं। तो ये जो प्रक्रिया है इसे हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो एलिमेंट्री कैनाल है, हमने शुरू से पढ़ा, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से बैक ऑफ द बकल कैविटी से लेके थ्रोट के नीचे से लेके रेक्टम एनस तक जाता है। तो इसमें से सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है, तो ये जो प्रोसेस है हम लोग पढ़े कि जो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट क्या है, वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ही सबसे लंबा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। स्मॉल इंटेस्टाइन में उंगलियों जैसे प्रोजेक्शन निकले रहते हैं, कांटे कांटे जैसे निकले रहते हैं, जिन्हें विलाई कहते हैं। अगर सिंगुलर होगा तो विलस और प्लूरल होगा तो विलाई कहते हैं। तो उसके अंदरूनी वालों में वो छोटे छोटे प्रोजेक्शंस कांटे जैसे निकले रहते हैं, ताकि जो एब्जॉर्ब कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारें, जो पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर रही हैं, उनको और जगह मिले ताकि वो सारे को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, सरफेस एरिया को वो बढ़ा देता है। ठीक है, अब ये जितने विलस हैं, ये विलाई या एक एक विलस जो हैं, उनके भीतर क्या है, नेटवर्क है ब्लड वेसल्स के, ब्लड की नलियों का पूरा नेटवर्क बना हुआ है, ताकि जो है जैसे ही वो खाने को एब्जॉर्ब करे तुरंत वहाँ से खाना ब्लड स्ट्रीम में चला जाए। ठीक है, अब ये जो एब्जॉर्ब खाना जो है वह ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होके बॉडी के हर एक ऑर्गन में जाता है, और हर एक ऑर्गन में जाता है, और ऑर्गन में वो जो है हर एक सेल तक जाता है। वहाँ हर एक सेल में जाके वह कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रोटीन जैसा बनाता है, और बॉडी को एनर्जी देता है। ये जो एब्जॉर्ब खाना है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हर एक सेल में जाएगा, वहाँ कॉम्प्लेक्स फूड में फिर वो चेंज होगा। कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, फूड में तो नहीं, प्रोटीन जैसा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में चेंज होगा, जो कि सेल्स के डैमेज रिपेयर को ठीक करेगा, डैमेज को ठीक करेगा, रिपेयर करेगा और बॉडी को एनर्जी देगा। तो ये जो प्रोसेस है ये एसिमुलेशन है। एसिमुलेशन में क्या हुआ कि आपके पोषक तत्व जाके आपके सेल्स में मिल गए, आपके बॉडी के हर एक ऑर्गन के थ्रू के सेल्स में गए हैं, और सेल्स उनमें से एनर्जी ले पा रहा है, अपने आप को रिपेयर कर पा रहा है, डैमेज को ठीक कर पा रहा है। तो इस प्रोसेस को एसिमुलेशन कहेंगे। ठीक है, सेल्स के भीतर जब ये फूड जाता है तो ग्लूकोज के फॉर्म में जाता है, तो ग्लूकोज जो है सेल्स में टूटता है, एक रिएक्शन होता है सेल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, और ये ग्लूकोज टूट के सेल्स को एनर्जी देता है, और इसी एनर्जी के कारण हम लोग अपने शरीर की सारी गतिविधियों को कर पाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर था। जल्दी हम इसके लास्ट वीडियो में मिलेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का पार्ट 4 हम लोग करेंगे, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, चैप्टर 4 पे जाएंगे, क्योंकि चैप्टर 3 हम लोगों ने पहले ही कर रखा है। हम लोग चैप्टर 4 हीट पे जाएंगे। ठीक है, जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो में। मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।